तो आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास इस साल के दो सबसे तगड़े फोन है। एक है आईफोन 15 प्रो मैक्स और दूसरा है सैमसंग S24 अल्ट्रा। आई नो कि अब हम काफी ज्यादा लेट हो गए हैं, बट इस लेट में हमारा फायदा ये हुआ है कि हमने लेट के चक्कर में ना दोनों को अच्छे से एक्सपीरियंस कर लिया। तो आज मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगा कि दोनों में से आपको कौन सा फोन बाय करना चाहिए। बट सबसे पहले बात करेंगे दोनों के प्राइस की। आईफोन 15 प्रो मैक्स का 8/256GB वेरिएंट का प्राइस है 1,60,000 रुपीज। तो भाई आईफोन तो कुछ ज्यादा महंगा होता जा रहा है, लेकिन सैमसंग इतना महंगा नहीं है। सैमसंग है 1,30,000 रुपए का और इसका 12/56GB वेरिएंट है इतने रुपए का। और अगर आपने प्री बुक करा होगा तो 512GB मिल गया होगा इस प्राइस में। बट इस पे डिस्काउंट लगने के बाद ये 1,18,000 का पड़ता है और आईफोन पे सिर्फ 5,000 का डिस्काउंट मिलता है और इस बार तो आई थिंक 4,000 का मिला है। आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू। प्राइस के मामले में तो सैमसंग बहुत तगड़ा निकल के आता है। खैर यहाँ पर प्राइस के अलावा जो सबसे पहली चीज हम एक्सपीरियंस करते हैं दोनों फोनों में वो इन हैंड फील और लुक ही है। और अगर लुक की बात करें ना तो दोनों ही फोन अपनी प्रीवियस जनरेशन के जैसे लगते हैं लुक के मामले में। अगर आप फोटो में देखोगे या वीडियो में देखा होगा, मतलब आईफोन को तो इस पे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करा गया है, इतना सैमसंग नहीं हुआ, बट सैमसंग भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही लगता है, S23 जैसा, S22 जैसा। लेकिन जब आप इन हैंड फील देखोगे दोनों ही फोन की तो यहां पर डिफरेंस आता है। और सबसे पहले तो कलर में इस बार गोल्ड कलर हटा के नेचुरल टाइटेनियम कलर डाला एप्पल ने, जो कि हल्का हल्का गोल्ड की रिप्लेसमेंट मुझे लगा पर्सनली, क्योंकि हल्का फुल्का गोल्ड वाली टच देता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये ग्रे सा ही लगता है। और वहीं पर सैमसंग ने इसको कंपटीशन देने के लिए टाइटेनियम ग्रे कलर लॉन्च कराया, जो अगेन भाई गोल्ड कलर की तरह लगता है, बट ये है नेचुरल टाइटेनियम कलर ही दोनों फोन के। और अगर आईफोन के कंपैरिजन में बताऊं तो ये मेरे को ज्यादा प्रीमियम लगा है, बिकॉज ये थोड़ा सा ज्यादा गोल्ड साइड पर है। तो ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। बाकी यहां पर अगर बैक की बताऊं तो आपको पता ही होगा आईफोन इस बार काफी वीक है। इवन हमने भी इस फोन को गिराया था वेस्ट हाइट से और उसके बाद इसका बैक ग्लास टूट गया था। और इसके पीछे रीजन सिंपल सा है, इस बार इन्होंने रिपेयरेबल बनाए आईफोन, मतलब कम दाम में आपका बैक ग्लास चेंज हो जाएगा, डिस्प्ले चेंज हो जाएगी। तो उसके चक्कर में इन्होंने फ्रेम जो है ना बैक वाला वो भाई ग्लास से अटैच कर दिया, जिसकी वजह से इसके बीच में गैप है। आवाज भी अच्छी खासी आती है, तो भाई गिरते ही वेस्ट हाइट से टूट जाएगा, तो कवर ववर लगा के रखना। और वहीं पर सैमसंग काफी ड्यूरेबल है, हालांकि दोनों में बैक में जो ग्लास है वो काफी अच्छा यूज करा गया है। सैमसंग में कॉर्निंग ग्लास है, पर स्पेसिफिकली कौन सा है ये नहीं पता। और एप्पल में कस्टम कॉर्निंग ग्लास है, बट क्या करेंगे, उसका हल्का से गिरते तो टूट जाता है। हमने भी इसकी वीडियो बनाई है, आप चेकआउट कर सकते हो। वैसे आपको दोनों में से कौन सा फोन ज्यादा अच्छा लगा वो मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। अभी दोनों कंपनी ने जैसे कि नेचुरल टाइटेनियम फ्रेम डाल दिया है साइड में। अभी इसमें क्या है, एप्पल ने ग्रेड 5 यूज करा है, सैमसंग ने ग्रेड 3 यूज करा है, बट यहां पर दोनों ही अच्छे खासे ड्यूरेबल हैं। हमने काफी ड्रॉप टेस्ट वगैरह दोनों ही फोन के देखे हैं। आईफोन को तो हालांकि हमने पर्सनली भी ड्रॉप करके देखा था, इसमें कोई भी स्क्रैच वगैरह नहीं आई है। एंड सैमसंग को भी इतने टाइम से मैं यूज कर रहा हूं विदाउट कवर, भाई इस पे भी कोई स्क्रैच नहीं है। तो यहां पर टाइटेनियम काफी एडवांटेज है, ड्यूरेबल होता है भाई। यहां पर स्क्रैच मैट फिनिश होने की वजह से वो कम लग रही है, और दूसरा हीट डिसिपेशन भी काफी तगड़ी होती है, मतलब हीट हुआ तो काफी तेजी से वो ठंडा भी हो जाता है। तो इतने सारे फायदे मिल रहे हैं हमें टाइटेनियम फ्रेम की वजह से। और लाइट वेट भी है ऑब्वियसली। यहां पर एप्पल का फोन जो है वो लाइट वेट हुआ था, इस बार सैमसंग भी काफी लाइट वेट हो गया और काफी स्लिम हुए हैं दोनों ही फोन अपनी प्रीवियस जनरेशन से। बट स्टिल यहां पर एक चीज है, जो सैमसंग है उन्होंने जैसे कि नीचे वाला पार्ट इस बार काफी फ्लैट करा था। हमें लगा था कि भाई बच्चा अपने पैरों पर खुद खड़ा हो जाएगा, हो भी जाता है, लेकिन भाई कभी कभी अभी ये तुक्के में ही हुआ है। हमने शॉट लेने के लिए काफी बार ट्राई करा था। और ऐसे मैंने इसलिए बोला क्योंकि जब भी आप एस पेन लगाओगे ना भाई, एस पेन हल्का सा ऊपर की तरफ रहता है, जिसकी वजह से पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता। तो पैरों पर खड़ा करना है तो एस पेन निकालो और फिर ये मस्त तरीके से अपने पैरों पर आराम से खड़ा हो जाता है। इसके बाद ही हमने बहुत सारे शॉट लिए आउटडोर भी। खैर यहाँ पर एस पेन भी काफी अच्छे से वर्क करता है, लास्ट टाइम से इसकी जो लेटेंसी है वो इंप्रूव हुई है। बट यहाँ पर अभी इन हैंड फील की बात कर रहे थे तो उस पर ही चलते हैं। तो इन हैंड फील में मैं सीधा सा बता दूं, अगर आपको हैंडी फोन चाहिए तो अभी भी मैं कहूंगा कि आईफोन काफी हैंडी है, आप इसे एक हाथ से यूज कर सकते हो। और इसकी जो कर्व एजेस है ना, ये जो है इसका फायदा है, जब भी आप कोई कंटेंट स्ट्रीम कर रहे हो या गेम प्ले कर रहे हो तो ये चुभता नहीं है। अब यहाँ पर सैमसंग का भले ही 6.8 इंच स्क्रीन साइज है, बट पहले कंपेरिजन में काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है। इन हैंड फील के मामले में काफी कॉम्पैक्ट लगता है, बट यहाँ पर ये जो शार्प एजेस है ना, ये चुभती हैं। जब भी आप कोई कंटेंट देखोगे या आप गेम प्ले कर रहे हो उस टाइम पे आपकी उंगलियों में गड्ढे तक पड़ जाएंगे थोड़े बहुत। तो ये पहले वाली चीज अभी भी आपको थोड़ी सी फेस करनी पड़ेगी, बट नो डाउट यहाँ पर इंप्रूवमेंट करी है सैमसंग ने। फोन लाइट वेट हुआ है, काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट हुआ है, और मैं तो कहूंगा यहाँ पर एक मेजर चेंज है दोनों ही फोनों में। बट स्टिल अगर आपको दोनों में से एक कॉम्पैक्ट फोन चाहिए तो यहाँ पर आईफोन आपको बेटर लग सकता है। लेकिन अगर आपको बड़ी डिस्प्ले
डिस्प्ले चाहिए तो सैमसंग आपके लिए है। यहां तक कि जो आईफोन है 10 ग्राम हल्का है सैमसंग के कंपैरिजन में। इसके अलावा जैसे आप दोनों फोन को डिस्प्ले से देखोगे तो यहां पर मेजर डिफरेंस ही आता है। सैमसंग देता है भाई फुल व्यू एक्सपीरियंस, क्योंकि यहां पर छोटा सा पंच होल है जो कि नजर में नहीं आता जब भी आप कंटेंट स्ट्रीम करते हो या फ्रंट से डिस्प्ले देखते हो। और वहीं पर एप्पल जो इसमें डायनेमिक आइलैंड मिलता है जो कि काफी बड़ा है पंच होल के कंपैरिजन में। हालांकि इसकी एडवांटेज ये भी है कि जब भी आप कोई ऐप के अंदर हो और म्यूजिक प्ले कराए तो ऊपर से आप चेंज वगैरह कर सकते हो। जोमेटो का स्टेटस देख सकते हो कि आपका खाना प्रिपेयर हुआ, पिक हुआ और कितने टाइम में आएगा, पूरा बार आता है ऊपर की तरफ। और इसी तरीके से उबर के साथ भी काम करता है। अब तो हालांकि काफी सारी एप्स के साथ काम करने लगा है, बट यहां पर अगर फ्रंट पे चले तो जो सैमसंग ने इंप्रूवमेंट करी है वो मेरे को लगता है एप्पल ने इस साल नहीं करी है, क्योंकि सैमसंग ने जो बेजल और चिन्ह है ये काफी सिमेट्रिकल कर दिए हैं। अब ये बिल्कुल सीधा टक्कर देते हैं आईफोन के बेजल चिन्ह को। 19-20 का ही फर्क है, बट मैं बताऊं तो मेरे को अपनी आंखों से नहीं दिखा। अगर आपको पता है किसके बेजल चिन्ह कम है तो वो हमें कमेंट में बता सकते हैं, लेकिन फ्रंट से नो डाउट जो डिस्प्ले है वो सैमसंग की ज्यादा अच्छी लगती है। अब मैंने आपको पहले ही बताया मैं हूं भाई कर्व डिस्प्ले का फैन, बट इस बार फ्लैट डिस्प्ले दी है तो मेरा दिल टूट गया था। लेकिन रियल में देखने के बाद मेरे को ये डिस्प्ले बहुत ज्यादा प्यारी लगी है। एक तो मेरे को कर्व डिस्प्ले से जो एडवांटेज मिलती थी वो थी इन हैंड फील में, फोन की ग्रिप अच्छी बनती थी। तो सैमसंग ने क्या करा, जो साइड का फ्रेम यूज करा है ना भाई, ये काफी हद तक कर्व वाली फील दे रहा है। बिल्कुल मतलब ऐसे लग रहा है मैं कर्व डिस्प्ले वाला फोन ही यूज कर रहा हूं। और फ्रंट से फ्लैट है बट साइड से हल्का सा यहां से फील मिलता है आपको कर्व का। तो मैं कहूंगा कि भाई जो डिस्प्ले है सैमसंग ने बहुत ही अच्छी यूज करी है। यहां तक कि अब अगर स्पेसिफिकेशन पे चलें तो सैमसंग ने यूज करा है आर्मर ग्लास जो कि काफी टफ है। अब कितना टफ है ये सैमसंग ने क्लियर नहीं करा था, बट वहीं पर एप्पल में भी सिरेमिक शील्ड मिलती है जो एक्चुअली बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है। मैंने 10-10 फीट से फोन गिराया था, इसमें कोई भी स्क्रैच तक नहीं आई थी। तो मैं कहूंगा कि दोनों ही डिस्प्ले काफी ज्यादा ड्यूरेबल हैं। यहां तक कि जो दोनों में पैनल यूज करा है वो भी सेम है, बट यहां पर डिफरेंट मार्केट टर्म्स यूज करी हैं। जैसे कि एप्पल में है LTPO सुपर रेटिना XDR OLED पैनल और सैमसंग में यूज करा गया डायनेमिक एमोलेड 2x पैनल। दोनों ही LTPO डिस्प्ले हैं, मतलब अपने रिफ्रेश रेट को स्विच कर सकती हैं। सैमसंग 1 to 120 हर्ट्ज कर सकती है और एप्पल भी 1 to 120 हर्ट्ज स्विच कर सकता है। ये जो AOD है ना ये 1 हर्ट्ज में काम कर रहा है। जब भी आप इसमें स्वाइप अप स्वाइप डाउन करोगे उस टाइम पे 120 हर्ट्ज वर्क करता है और दोनों का जो रिफ्रेश रेट है वो काफी अच्छे से वर्क करता है। मतलब 120 हर्ट्ज में भाई फ्लैगशिप है तो कोई कमी नहीं मिलती है। इसके अलावा दोनों ही डिस्प्ले भाई 2K रेजोल्यूशन के साथ आती है। बेसिकली एप्पल के पास यहाँ पे डिसएडवांटेज है कि ये क्लोज टू 2K है, कंप्लीट 2K नहीं है। वहीं पर सैमसंग की डिस्प्ले प्रॉपर 2K है, बट सैमसंग की डिस्प्ले में आप डॉल्बी विजन कंटेंट स्ट्रीम नहीं कर सकते। तो अगर आप मार्वल फैन हो और हॉटस्टार पे ज्यादा कंटेंट देखते हो तो आपके लिए थोड़ी सी डिसएडवांटेज हो सकती है, बट मैक्सिमम कंटेंट भाई अभी भी HDR में ही मिलता है जो कि ये डिस्प्ले स्ट्रीम करा सकती है, क्योंकि सैमसंग में HDR10+ सर्टिफिकेशन मिलती है। वहीं पर आईफोन के पास HDR10 सर्टिफिकेशन है, प्लस नहीं मिलती। तो यहाँ पर एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही डिस्प्ले के पास मिलते हैं। बाकी यहाँ पर जो सैमसंग की डिस्प्ले है ये 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आती है और एप्पल की 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ। तो इसकी एडवांटेज क्या है, जब भी आप कोई HDR कंटेंट स्ट्रीम कर रहे हो तो उस टाइम पे जो ब्राइट पार्ट होगा, जैसे कि कहीं से सन आ रहा है निकल के, तो वहां पर सैमसंग 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस यूज करेगा कुछ टाइम के लिए और एप्पल यूज करेगा 2000 निट्स की, जिसकी वजह से सैमसंग थोड़ा सा बेटर निकल कर आता है। यहां तक कि जब HDR कंटेंट स्ट्रीम करा तो एप्पल की डिस्प्ले अलग ही डल थी सैमसंग के कंपैरिजन में, और ये हर एक HDR कंटेंट के टाइम पर थी। बाकी अगर आप नॉर्मल कंटेंट स्ट्रीम कर रहे हो तो यहां पर कलर्स भी मेरे को मैक्सिमम टाइम दोनों के ऑलमोस्ट सिमिलर लगे हैं, बस फर्क लगा है ब्राइटनेस का, जहां पर सैमसंग बेटर निकल कर आया है। बट कहीं कहीं किसी कंटेंट के अंदर हमने ये भी देखा है कि आईफोन की डिस्प्ले थोड़ा सा वार्म साइड पे कलर शो करती है, जैसे कि आप मार्वल की मूवी देखोगे या कोई भी ट्रेलर देखोगे मार्वल का उस टाइम पे। बाकी दोनों के पास AOD मिलता है। अब यहां पर सैमसंग ने भी लगभग एप्पल जैसा ही AOD इस बार इंट्रोड्यूस कर दिया अपने फोन में। मतलब ऐसा लगता है जैसे कि वॉलपेपर ऑन ही हो गया हो, बस हल्की सी डिस्प्ले की ब्राइटनेस हमने कम कर दी हो। तो इससे काफी लोग परेशान थे। हालांकि आप इसे बंद भी कर सकते हो, लेकिन एप्पल के अंदर ये सिर्फ बंद किया जा सकता है, सैमसंग के जिसे आप कस्टमाइज कर सकते हो। मतलब आप टैप करके इसे ऑन ऑफ कर सकते हो। आप चाहे तो इसे स्केड्यूल कर सकते हो कि भाई इस टाइम के बाद ये ऑन हो जाए ताकि बैटरी कम कंज्यूम करे ये फोन। और अगर आपने ये फोन अपनी पॉकेट में रखा है या बैग में रखा है तो इसकी डिस्प्ले ऑटोमेटिकली ऑफ कर लेगी AOD को, ताकि बैटरी कंजप्शन बच जाए। और जब भी आपका फोन टेबल पे रखा होगा या आपके आसपास रखा होगा उस टाइम पे AOD वर्क अच्छे से करेगा। तो बैटरी कंजप्शन इन सारी चीजों की वजह से AOD में भाई सैमसंग में बच जाती है, और वहीं पर एप्पल के अंदर सिर्फ आप AOD को ऑन
ऑन या ऑफ कर सकते हो, और इसमें बैटरी कंजप्शन हद से ज्यादा है इस वजह से। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। बाकी जैसे कि हम लोगों को पता है भाई, दोनों ही फोन में गड्ढा तो नहीं है 3.5 mm जैक का। तो स्पीकर्स की बात कर लेते हैं, दोनों में स्टीरियो स्पीकर्स हैं और बहुत ही शानदार स्पीकर्स हैं। बट यहाँ पर हर बार की तरह इस बार भी आईफोन के स्पीकर्स थोड़ी सी एडवांटेज ये ले जाते हैं कि इसमें हल्का सा बेस अच्छा मिलता है और लाउडनेस भी थोड़ी सी ज्यादा बेटर है। सैमसंग में ट्रैवल थोड़ा लाउड है, जिसकी वजह से इसको मैंने थोड़ा सा पीछे रखा है अभी भी आईफोन कंपैरिजन में। बाकी यहाँ पर दोनों के हैप्टिक्स अच्छे हैं, लेकिन स्टिल आईफोन के हैप्टिक्स भाई थोड़े से सॉलिड फील होते हैं। और जब भी हम अलार्म सेट करते हैं ना, मिलते दोनों में हैप्टिक्स है, लेकिन आईफोन में जो साउंड आते हैं ना क्लिकी, वो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम एक्सपीरियंस देती है, जिसकी वजह से मैं भाई हैप्टिक्स तो आईफोन के ऊपर रखने वाला हूं। बाकी दोनों IP68 रेटिंग के साथ आते हैं। सैमसंग 1.5 मीटर तक वाटर प्रूफ है, तो जो आईफोन है ये 6 मीटर तक वाटर प्रूफ है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि पानी में लेके फोन को कूद जाओ, यहां तक कि कंपनी भी नहीं कहेगी, क्योंकि भाई दोनों ही कंपनी इस चीज की कोई भी गारंटी नहीं देते हैं। मतलब फोन खराब हुआ ना पानी से तो आप पे फटका लगेगा। इसके अलावा दोनों के सिक्योरिटी फीचर्स की बात करें तो आईफोन में 3D फेस रिकॉग्निशन फीचर मिलता है, जो कि अच्छा वर्क करता है, लेकिन काफी टाइम, जैसे कि मैंने हेलमेट लगाया हुआ है या मैं आउटडोर हूं, तो उस टाइम पे ये पिन से ही ओपन होगा, तो ये मेरे को एक दिक्कत लगती है। और सैमसंग इसी मामले में कन्वीनियंट हो जाता है, क्योंकि यहां पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। अब ये अल्ट्रासोनिक है और ये काफी अच्छे से वर्क करता है, मतलब हल्की फुल्की फिंगर वेट है, गंदी भी है, तो भी अच्छे से ओपन कर देता है और किसी दूसरे की फिंगर से ओपन नहीं होगा। बट यहां पर मेरे को दिक्कत ये लगती है कि अभी मैंने इसकी लेटेस्ट जनरेशन भी यूज कर ली है, जो कि वीवो के फोन के अंदर हमने देखा था। हालांकि वीवो ने भी अब अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर देना बंद कर दिया है, बट स्टिल उसे यूज करने के बाद ना ये मेरे को थोड़ा सा स्लो लग रहा है। अब बात करते हैं दोनों की परफॉर्मेंस की, जो है मेन चीज जिसमें मेरे को देखना था एक्चुअल कितना डिफरेंस है, क्योंकि हमने आईफोन 15 प्रो मैक्स से S23 अल्ट्रा को जब कंपेयर करा था तो देखा था भाई S23 अल्ट्रा सीधा टक्कर दे रहा था आईफोन 15 प्रो मैक्स को। और इस बार तो नया प्रोसेसर मिलता है सैमसंग के फोन में, और वो है स्नैपड्रैगन 8 Gen 3, जो कि 4 nm पर बिल्ड है। लेकिन जो हमारा आईफोन है ये किससे कम नहीं है, क्योंकि इसके अंदर A17 प्रो प्रोसेसर है, जो कि 3 nm पर बिल्ड है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ज्यादा पावर एफिशिएंट बन जाता है। अब यहां पर भाई इन सारी चीजों को साइड करके मैं आपको बता दूं, नॉर्मल यूजेस दोनों फोनों की लाजवाब है। 120 हर्ट्ज काफी अच्छे से वर्क करता है दोनों में। ऐप ओपनिंग क्लोजिंग की जो एनिमेशन है अब सैमसंग ने काफी हद तक एप्पल जैसी कर दी है, तो 19-20 का ही फर्क है। जब आप सिस्टम ऐप ओपन करके क्लोज करोगे वहां पर ही आपको हल्का सा डिफरेंस नोट होगा कि सैमसंग थोड़ा सा वहां पर पीछे है। अदरवाइज नॉर्मल पर्सन के लिए इतना मैटर नहीं करेगा, दोनों ही फोन की एनिमेशन और स्मूथनेस काफी तगड़ी मिलती है। बट यहां पर सैमसंग के पास इसके अलावा जो सबसे बड़ी एडवांटेज है वो है भाई मल्टीटास्किंग की। आप इसके अंदर मल्टीटास्किंग कर सकते हो, मल्टीपल विंडो ओपन कर सकते हो, पॉपअप विंडो ओपन कर सकते हो, जो कि आईफोन के अंदर नहीं हो सकती, सिर्फ सपनों में ही कर सकते हैं इसके अंदर ये सारी चीजें। तो एंड्रॉइड के फायदे यहां पर ये मिल जाते हैं इस फोन में। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें की जा सकती है एंड्रॉइड के अंदर। आपको पता ही है मोड एपी के फाइल कितनी भी डाउनलोड करो, और आईओएस के अंदर तो आपको पैसे ही देने पड़ेंगे। और पैसे ऐसा भी है जो एंड्रॉइड में 1 रुपए की एप्लीकेशन होगी, आईफोन में 1.5 या 2 रुपए की होती है, तो इतना बड़ा दुख होता है इसके साथ। पैसा ही पैसा होगा। और यहां तक कि जो सैमसंग का रैम मैनेजमेंट है ना, ये भी मेरे को थोड़ा सा बेटर लगा। अब यहां पर 12 GB की रैम मिलती है, आईफोन में 8 GB की रैम है। अब सैमसंग के अंदर एक तो मल्टीपल विंडोज ओपन कर सकता हूं, मल्टीटास्किंग कर सकता हूं, यहां तक कि अगर मैं काफी सारी एप्लीकेशन ओपन करके फिर से पहले वाली एप्लीकेशन को ओपन करूं ना, तो वो रीलोड नहीं होगी, क्योंकि बैकग्राउंड में डेटा को सेव करके रखता है। लेकिन iOS के साथ दिक्कत ये है कि डेटा सेव ही नहीं करता, एक तो इसमें बैकग्राउंड थ्रेड रन ही नहीं होते, जिसकी वजह से मानो कि मैंने कोई एप्लीकेशन ओपन करी है और उसके बाद 4-5 एप्लीकेशन और ओपन कर लेता हूं, तो जब मैं पहली वाली एप्लीकेशन पे फिर से जाऊंगा ना, तो हो सकता है वो फिर से रीलोड हो। और रीलोडिंग की दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है मानो मैं कोई मेल लिख रहा हूं, उसके बाद में कोई आर्टिकल पढ़ने चला गया, उसके बाद में उसके बारे में कहीं और दूसरी एप्लीकेशन पे रिसर्च करने चला गया, 4-5 मैंने एप्लीकेशन खोल दी, तो मैं फिर से जब मेल वाली विंडो ओपन करूंगा ना, तो भाई हो सकता है सब कुछ गायब मिले, तो मेरे को फिर से लिखना पड़ता है। ये वाली दिक्कत लगती है मुझे iOS के अंदर। तो बैकग्राउंड थ्रेड तो कम रन हो रहे हैं, लेकिन ये हमें बहुत ज्यादा दुख भी दे रहे हैं। तो ये तो बात हो गई नॉर्मल यूजेज की, मल्टीटास्किंग की। अब बात करते हैं दोनों ही प्रोसेसर कितना हैवी लोड झेल सकते हैं और कौन ज्यादा फास्ट प्रोसेसर है। तो इसके लिए हमने Antutu रन कराया भाई दोनों के अंदर। दोनों में लेटेस्ट वर्जन था, एक में एंड्रॉइड का लेटेस्ट वर्जन था और दूसरे में iOS का लेटेस्ट वर्जन था। अब दोनों ही 25 डिग्री सेल्सियस पे फोन थे, दोनों की फुल ब्राइटनेस करके बैकग्राउंड ऐप रिमूव करी और दोनों में ही सेम टाइम पे स्टार्ट हमने कर दिया। अब स्टार्ट होते ही भाई जो रेंडरिंग है वो साफ देखने के लिए मिलती है कि सैमसंग की फास्ट थी, और सैमसंग काफी ज्यादा अच्छे से ग्राफिक्स को रेंडर कर रहा था बहुत ही स्मूथली एप्पल के कंपैरिजन में। ये चीज आप खुद भी यहां पर देख सकते हो।
अब डिफरेंस इसके अलावा जो हमें देखने के लिए मिला वो ये है कि सैमसंग ने अपनी हल्की सी ब्राइटनेस ड्रॉप करके एक तरीके से लॉक कर लिया था एंड तक। वहीं पर iOS के अंदर कभी ब्राइटनेस ड्रॉप हो रही थी, कभी अप हो रही थी, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता था ज्यादा कर लेता था और ज्यादा होता था तो ब्राइटनेस कम कर लेता था। तो यहां पर इस चीज में इनकंसिस्टेंट था आईफोन। अब एंड में सबसे पहले स्कोर आईफोन में मिला 1.5 मिलियन का, लेकिन इसके Antutu में दिक्कत ये है कि ये 80 से 90% वाला पार्ट स्किप कर देता है। अब हो सकता है भाई ये मेरे फोन की दिक्कत हो, क्योंकि मैंने Antutu 2-3 बार इंस्टॉल करके टेस्ट रन करा है, उसके बाद हमें सेम ही रिजल्ट देखने के लिए मिले। बट यहां पर जो स्कोर था वो साफ है 1.5 मिलियन था और जो बॉडी टेम्परेचर था फोन का वो 39 डिग्री सेल्सियस मिला। अब इसके बाद हमने फिर से iOS के अंदर Antutu रन कराया, क्योंकि बैक टू बैक हमने 2 बार दोनों में रन कराया है और इसे रन कराने के कुछ टाइम बाद ही हमारे सैमसंग का भी स्कोर निकल कर आ गया। उस सैमसंग का स्कोर था 1.9 मिलियन, जो कि काफी अच्छा स्कोर है और एप्पल से बहुत ही ऊपर स्कोर है। और इसका जो टेम्परेचर था 41 डिग्री सेल्सियस मिला, जो कि आसपास ही था iOS के। और भाई हैवी टास्क में इतना टेम्परेचर कुछ भी नहीं होता। इसके अलावा हमने जब दूसरा टेस्ट रन कराया फिर से आईफोन में 80 to 90% वाला स्किप हुआ और आईफोन ने फिर से ब्राइटनेस कम ज्यादा करी और एंड में काफी कम ब्राइटनेस करी थी। स्कोर आया 1.49 मिलियन, हल्का सा ड्रॉप करा और इस बार जो बॉडी टेम्परेचर था वो 40 डिग्री सेल्सियस था। और जैसे स्कोर आया उसके कुछ टाइम बाद आईफोन ने अपनी ब्राइटनेस अप भी कर ली थी, क्योंकि हल्का सा ठंडा हो गया था। और ठंडा होने के बाद सैमसंग में स्कोर निकल कर आया और इसका था 1.77 मिलियन स्कोर, इसने भी हल्का सा ड्रॉप करा। और इस बार भी जो इसका स्कोर था वो iOS से ज्यादा था और बॉडी टेम्परेचर 44.3 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों ही फोन हीट नहीं होते हैं, हल्का फुल्का वार्म सैमसंग हल्का सा ज्यादा होता है। बट दोनों में जो हीट मैनेजमेंट है वो आईफोन का थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि ब्राइटनेस को कम ज्यादा करता ही रहता है और सैमसंग काफी अच्छे से मैनेज करता है ब्राइटनेस और हीट को बीच में। तो यहां पर Antutu वाला फंडा क्लियर हुआ। तो मेरे को देखना था भाई गीक बेंच में कौन बेटर निकलेगा, क्योंकि वो दोनों के अंदर सेम ही मिलता है। तो दोनों में हमने जैसे ही रन कराया यहां पर दोनों के स्कोर आया और यहां पर थोड़े से रिजल्ट अलग थे, क्योंकि इसमें आईफोन थोड़ा सा बेटर निकल कर आ रहा था सिंगल और मल्टी स्कोर दोनों में ही। बट मेरे को लगता है कि यहां पर ऑप्टिमाइजेशन की थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं भाई इस गीक बेंच पे इतना भरोसा नहीं करता जितना कि मैं 3D मार्क पे करता हूं, क्योंकि 4K स्ट्रेस टेस्ट सब बता देता है। तो हमने वो रन कराया दोनों में 3D मार्क जीपीयू में स्ट्रेस टेस्ट, वो भी 20 मिनट का। अब मैंने जब पहली बार रन कराया था मेरे को लगा था भाई यहां पर मेरे से गड़बड़ हो गई है, एक के अंदर 4K चल गया, एक के अंदर 1080p चल गया। तो मैंने उसके लिए भाई फिर से टेस्ट काटा और देखा तो भाई 4K ही था। अब ऐसा इसलिए लगा क्योंकि जो सैमसंग था इसके अंदर रेंडरिंग बहुत ज्यादा स्मूथ थी, मतलब ऐसी स्मूथनेस मैंने किसी भी फोन के अंदर नहीं देखी है। आईफोन दिखाता था सबसे पहले स्मूथनेस इतनी अच्छी, लेकिन अभी सैमसंग दिखा रहा है, इसको देखने के बाद मैं लिटरली शॉक हुआ हूं। और यहां पर भी सेम ही था, जो ब्राइटनेस थी वो आईफोन ने गंदी ड्रॉप करी थी सैमसंग कंपैरिजन में। सैमसंग ने हल्की सी ड्रॉप करके उसको लॉक कर लिया था और एंड होते होते स्मूथनेस सैमसंग की अच्छी थी एंड स्कोर भी सैमसंग का काफी लाजवाब था। सैमसंग में जो फ्रेम रेट से वो 126 गए थे मैक्सिमम, और वहीं पर आईफोन के मैक्सिमम FPS 25 गए थे, जो कि काफी कम था। बट यहां पर अगर हम पहले वाले स्कोर देखें जो कि हमने 1-2 साल पहले करे थे, तो उसमें भाई आईफोन ज्यादा तगड़ा लगता था इतने स्कोर के बाद भी। लेकिन ये चीज प्रूव हो चुकी है कि अब एप्पल जीपीयू में तो सैमसंग से काफी पीछे है। बट यहां पर अगर हीट कंट्रोल की बात करें तो हीट कंट्रोल एप्पल का थोड़ा सा बेटर था, इसका टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस गया और सैमसंग का 45 डिग्री सेल्सियस। बट मैं कहूंगा कि इतने स्ट्रेस टेस्ट के बाद हमने एंड्रॉइड में 52 डिग्री सेल्सियस तक नोट करा है, लेकिन सैमसंग ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद भी हीट कंट्रोल काफी बेहतर करा है। इसके बाद हमने एक बार सोलार बे टेस्ट रन कराया, जो कि दोनों के अंदर रे ट्रेसिंग को चेक करने के लिए टेस्ट था कि किसके अंदर कितना अच्छा परफॉर्म करती है रे ट्रेसिंग। अब देखो रे ट्रेसिंग वाले गेम काफी कम मार्केट में अवेलेबल हैं, 1-2 ही हैं और वो इजीली एक्सेसिबल भी नहीं है हर किसी के लिए। तो हमने सोलार बे टेस्ट रन करा के ये जाना कि इसके अंदर रे ट्रेसिंग ज्यादा अच्छे परफॉर्म करती है। ये भी 20 मिनट का टेस्ट था और यहाँ पर भी सैमसंग का HDR अच्छे से परफॉर्म कर रहा था, डिटेल्स अच्छी थी, रेंडरिंग काफी स्मूथ थी एज कंपेयर टू एप्पल। ये चीज आप खुद भी देख सकते हो। और यहाँ पर भी जो स्कोर देखने के लिए मिला वो भाई काफी अच्छा था सैमसंग का। इसमें मैक्सिमम FPS 38 थे और आईफोन में 32 थे। तो ये चीज साफ देखने के लिए मिलती है कि सैमसंग का जो जीपीयू है वो काफी स्ट्रॉन्ग हो गया है अभी एप्पल के कंपैरिजन में। और ऐसा नहीं है सिर्फ ऑन पेपर, यहां पर गेमिंग की बात करें तो BGMI में सेटिंग सेम मिलती है। स्मूथ में 90 FPS में प्ले कर सकते हो, अल्ट्रा HD तक अल्ट्रा में गेम प्ले कर सकते हो और गेम प्ले दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर है। यहां पर कोई फ्रेम ड्रॉप कोई जिटरिंग नहीं है हाई सेटिंग्स में भी। बस यहां पर डिफरेंस जितना मैंने देखा वो है भाई डिस्प्ले का। सैमसंग के पास 6.8 इंच की डिस्प्ले मिलती है जो कि काफी बड़ी है। बस यहां पर जो थोड़ी सी दिक्कत है वो यही है कि जो इसकी एजेस हैं वो काफी चुभती हैं गेम प्ले करते टाइम। अब यहां पर भाई गेम प्ले तो दोनों का सिमिलर है BGMI के अंदर, लेकिन जिन इंपैक्ट
की बात करें तो वहां पर सेटिंग्स का डिफरेंस आ जाता है। जो आईफोन है इसमें 120 FPS अनलॉक मिलता है, जो सैमसंग है इसमें 60 FPS तक है। लेकिन अगर आप दोनों में 60 FPS में प्ले करोगे तो दोनों काफी सिमिलर परफॉर्म करते हैं। तो गेम प्ले यहां पर ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस जो डिफरेंस आता है वो यही है, जब आप दोनों के अंदर सेम टाइम हैवी टास्क करोगे तो सैमसंग का जो टेम्परेचर है वो 1-2 डिग्री ऊपर रहता है। लेकिन अगर आपको जिनशिन इंपैक्ट का 120 FPS में मजा लेना है तो वहां पर आईफोन ही आपको वो दे पाएगा, लेकिन उस टाइम पे ये भाई उबल जाता है लिटरली। बाकी भाई इतने महंगे फोन है तो काफी लोग वीडियो एडिटिंग भी करते होंगे फोन के अंदर, तो मैंने पहले भी करा था आईफोन 15 प्रो मैक्स से S23 अल्ट्रा के कंपैरिजन, वहां पर भी 4K वीडियो रेंडरिंग में S23 अल्ट्रा बेटर निकल कर आया था। और अभी S24 अल्ट्रा और भी ज्यादा बेटर हो गया है, यहां पर आधे से भी ज्यादा का डिफरेंस मिलता है रेंडरिंग टाइम में। इसके अलावा भाई बात करें दोनों के अगर एक्स्ट्रा फीचर की, तो सैमसंग जैसे कि आपको पता है AI टूल्स के साथ आता है, यहां पर काफी खतरनाक टूल्स हैं। जैसे कि अगर आप वीडियो देख रहे हो, कोई किसी की टी शर्ट पसंद आई तो सर्कल टू सर्च का ऑप्शन मिलता है, इस पे सर्कल घुमाओ, ये बता देगा कि किस कंपनी की टी शर्ट है और बाय करना है, तो वहां पर बाइंग लिंक भी आ जाते हैं। वैसे ही एफिलिएट की तरह काम करे तो कितना मस्त रहेगा। और ऐसे नहीं वीडियो के साथ भाई फोटो के साथ भी काम करता है। इसके अलावा अगर आप वीडियो को स्लोमो करना चाहते हो तो 4K 60 FPS तक की वीडियो को आपको टैप करना है, और जितने पार्ट को टैप करोगे उतना पार्ट स्लोमो में चला के दिखाएगा। बट मेरे को इसका थोड़ा सा यूज इसलिए नहीं लगा क्योंकि आप इस पार्ट को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। अगर आपको पता है किस तरीके से एक्सपोर्ट करना है तो वो मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, वरना इंस्टाग्राम पे अपनी वीडियो भी शेयर कर सकते हो। और अगर आप सैमसंग का कीबोर्ड यूज करते हो और कुछ टाइप करो तो ग्रामेटिकल एरर्स को आप करेक्ट कर सकते हो, यहां तक कि आप अलग अलग इमोशंस के साथ मैसेज भी सेंड कर सकते हो। जैसे कि फैमिली को सेंड करना है तो यहां पर आपके लिए अलग लिख के आ जाएगा उस तरीके से जैसे फैमिली को सेंड करते हैं। अपने ऑफिस में सेंड करना है तो बिल्कुल प्रोफेशनल मैसेज आ जाएगा। तो आप इस तरीके से इसको यूज में ले सकते हो। एंड पर्सनली मेरे को ये वाला जो फीचर है बहुत ज्यादा सही लगा। तो इसमें लाइव कॉल ट्रांसलेट मिलता है, जिससे आप काफी सारी लैंग्वेज में सामने वाले बंदे से कॉल पे बात कर सकते हो। इसके अलावा काफी सारे AI फीचर हैं जो कि हमने गूगल पिक्सल में भी देखे थे। एंड्रॉइड के बेसिकली मैं कहूंगा कि AI टूल्स हैं, जैसे कि आपको फोटो में से किसी को गायब करना है वो गायब कर सकते हो, सब्जेक्ट को बड़ा करना है वो भी किया जा सकता है, यहां तक कि सब्जेक्ट को रिमूव करके उसकी जगह पर कुछ और भी डाल सकते हो। जनरेटिव फिल मिलता है, मानो बैकग्राउंड में काफी सारे लोग हैं उन्हें गायब कर सकते हो, बैकग्राउंड को एक्सटेंड कर सकते हो। तो परफॉर्मेंस में तो डेफिनेटली इस बार भाई सैमसंग ने अच्छा फोड़ा है आईफोन को। मतलब जहां पर जो एप्पल है वो स्टैंड करता था तो उस स्टैंड में लात मार के अब सैमसंग खड़ा हो गया है। और यही नहीं, जो अपडेट वाला पार्ट था उसमें भी आईफोन बहुत चौड़ दिखाता था कि हम 5 साल की अपडेट दे रहे हैं, तो सैमसंग ने कहा रुको बेटा हम बताते हैं। तो सैमसंग ने इस बार 7 साल की मेजर अपडेट का वादा करा है। तो सैमसंग इस मामले में भी इस बार एप्पल से ज्यादा बेहतर निकल गया। अब बात करते हैं उस चीज की जिसपे काफी विवाद चलता है, वो है दोनों के कैमरास। आईफोन के अच्छे, सैमसंग के अच्छे, भाई लड़ाई करते रहते हो तुम कमेंट सेक्शन में। तो अगर आपको मैं बाइट लग रहा हूं ना तो मैं सीधा सा बता दूं, म्यूट करने वाला पार्ट खुद जज करना, कमेंट में बता देना। अगर आपको मेरी ओपिनियन सुननी है तो ऑडियो के साथ सुन लेना। तो सबसे पहले बता दूं, दोनों के पास 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। वीडियो देखिए 4K 60 FPS में दोनों ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये है दोनों के फ्रंट कैमरे की वीडियो क्वालिटी, वो भी 4K 60 FPS में। यहाँ पर अभी स्टेबलाइजेशन दोनों के अंदर मैं बताऊं ना तो सैमसंग के अंदर अच्छी लग रही है। ये देखो थोड़ा सा मैं हिला देता हूँ, बाकी भाग कर देखते हैं। बाकी यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि हो सकता है सैमसंग के अंदर अभी स्टेबल लग रही हो, लेकिन प्रोसेसिंग के बाद मेरे को पता है कि भाई एप्पल पूरी टक्कर देगा इसको। तो देखो शैडो में देखा, अगर आप शैडो में और बैकग्राउंड में लाइट है तो फेस पे लाइट कंट्रोल सैमसंग काफी अच्छे से करता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट लाइट में हो तो उस टाइम पे जो स्किन टोन है एप्पल सबसे कमाल का निकाल के देता है। सैमसंग के पास दिक्कत यह है कि ये ब्लैक पार्ट को थोड़ा सा रेड कर देता है, जो मेरे को पर्सनली अच्छा नहीं लगता। एंड यहाँ तक कि जो स्किन टोन है वो भी इवन नहीं देता है हर एक सिचुएशन के अंदर। तो बस यही है। बाकी यहाँ पर बात करी जाए पोर्ट्रेट वीडियो मोड की तो एज डिटेक्शन बाय सैमसंग का नो डाउट काफी ज्यादा बेहतर है, लेकिन जो स्किन टोन है वो मेरे को आईफोन का अच्छा लगा। और यहाँ पर एप्पल वीडियो के मामले में अभी भी स्टिल अपनी पोजीशन बनाए हुए है। अब फोटो पे चलें सीधा टाइम वेस्ट ना करते हुए, तो यहाँ पर जो कलर्स हैं, अगर आपको वाइब्रेंट पसंद है तो सैमसंग डेफिनेटली आपके लिए होने वाला है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा वार्म स्किन टोन पसंद है, नेचुरल साइड पे जाना है, तो यहाँ पर आपको आईफोन अच्छा लग सकता है। तो ये भाई पूरा एक आप पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके के कलर्स चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर बात करी जाए डिटेल्स की, 12 मेगापिक्सल कैमरा होने के बाद भी जो सैमसंग है इसके पास डिटेल थोड़ी बेटर मिलती है। बाकी पोर्ट्रेट मोड में एज डिटेक्शन जैसे कि एप्पल ने इंप्रूव करा था, तो भाई अब सैमसंग ने भी इंप्रूव कर लिया। अब दोनों का एज डिटेक्शन लगभग सिमिलर ही है। एंड यहाँ पर डायरेक्ट सन के अंदर लाइट कंट्रोल भी दोनों का बढ़िया निकल कर आता है। फर्क बस स्किन टोन का ही है। यहाँ पर HDR वगैरह भी दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर ही परफॉर्म करता है। लेकिन अगेन जैसे कि वीडियो के अंदर था, हल्की सी शैडो में जाओगे, लाइट आएगी, उस टाइम पे सैमसंग क्या करता है, ब्लैक को रेड कर देता है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, इसने मेरे
हेयर्स को हल्का सा रेड टोन दे दिया है, बट काफी लोगों को सही लगने वाला है क्योंकि इसे एडिट करने की जरूरत नहीं है। एप्पल की फोटो को आपको मैक्सिमम टाइम एडिट करना पड़ेगा सोशल मीडिया पे अपलोड करने के लिए। बाकी इंडोर फोटो में भी हमें सेम ही रिजल्ट मिले फ्रंट कैमरे में। एंड यहाँ पर अगर आप इंडोर वीडियो रिकॉर्ड करते हो ना, तो यहाँ पर अगेन जो स्किन टोन है, डेप्थ है, वो मेरे को आईफोन की ज्यादा अच्छी लगी। और यहाँ पर जो मेरे को सबसे बड़ा डिफरेंस मिला वीडियो में फ्रंट कैमरे में, वो है भाई जहां पर सबसे कम लाइट थी हमने वहां वीडियो रिकॉर्ड करी और उस टाइम पे भाई आईफोन में अलग ही चमक थी। मेरे को आईफोन के कैमरास लो लाइट में कभी पसंद नहीं आए, लेकिन इस बार देखने के लिए मिलता है कि सैमसंग से बेहतर था। और यहाँ पर ये वीडियो 4K 60 FPS में रिकॉर्ड हो रही है, उसके बाद भाई आईफोन ज्यादा अच्छा निकल कर आया है। तो यहाँ पर फ्रंट कैमरे में सीधा वीडियो चाहिए तो आईफोन, फोटोज चाहिए आपको ऐसी जहां पर आपको एडिटिंग नहीं करनी तो उस मामले में सैमसंग। हालांकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई कुछ जो छोटी मोटी चीजें हैं वो सैमसंग अपडेट से फिक्स कर देगा कैमरा के अंदर। तो मैं बता दूं, जब मैंने फोटो क्लिक करी थी, लेटेस्ट अपडेटेड थे फोन सैमसंग के अंदर, मुझे अभी तक कोई अपडेट नहीं मिली है। इवन ये रहा फोन, अभी भी मैंने चेक करा था वीडियो बनाने से पहले, कोई भी अपडेट इसके अंदर अभी तक नहीं आई है। तो अगर रिव्यू के टाइम तक आती है तो मैं वो भी बता दूंगा कि क्या क्या इंप्रूवमेंट करी है। खैर अभी बैक कैमरास पे चलें तो सैमसंग के पास 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, आईफोन के पास 50 मेगापिक्सल का। फिर सैमसंग के पास है 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप कैमरा सेंसर, 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। आईफोन के पास 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो है और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। तो स्पेक्स से आई थिंक आप खुश हो गए होंगे। अब चलते हैं रिजल्ट पे। तो यहां पर हमने देखा कि सैमसंग ने इस बार थोड़ा सा वार्म टोन ऐड करा है और आईफोन ने कूल टोन ऐड करा है। ये चीज मैंने पहले ही बताई थी, जिसकी वजह से मेरे को सैमसंग की जो फोटोज है वो थोड़ी सी बेटर लगी है। बट यहां पर अगर बात करी जाए, ग्राउंड को देख रहे हो, उसमें काफी अच्छे से सनलाइट को दिखाया सैमसंग ने। और आईफोन ने क्या करा है ना, पूरी फोटो को गोरा गोरा सा कर दिया है, जिसकी वजह से उतना सेपरेशन नहीं मिल रहा है सब्जेक्ट और बैकग्राउंड के बीच में। लेकिन अगर आप सब्जेक्ट को देखोगे तो काफी अच्छे से हाईलाइट करा आईफोन ने 50 मेगापिक्सल होने के बाद भी। एंड यहां पर डायरेक्ट सनलाइट के अंदर जो लाइट कंट्रोल है वो भी आईफोन में थोड़ी सी बेटर मिली है। अब ये चीज हमने पहले भी देखा था, सैमसंग ने अपडेट के बाद फिक्स कर दी थी। आई होप कि इस बार भी ये चीज फिक्स कर दी जाए। तो देखते हैं करते हैं नहीं करते, वो हम अपने रिव्यू के अंदर आपको अपडेट कर देंगे। वैसे यहां पर अगेन जैसे मैंने बताया, ग्राउंड में जो लाइट है वो काफी अच्छे से सैमसंग के अंदर देखने के लिए मिलती है। यहां तक कि HDR भी सैमसंग का थोड़ा सा कहीं कहीं बेटर परफॉर्म करता है आईफोन के कंपैरिजन में। एंड कलर्स जो हैं वो डेफिनेटली भाई सैमसंग के ज्यादा अच्छे हैं। और ऐसे इस वजह से क्योंकि जब मैंने दोनों फोटो दिखाई तो मैक्सिमम लोगों ने सैमसंग की पिक करी है। और रीजन सीधा सा आता है यहां पर, क्योंकि लोगों को चाहिए खूबसूरत फोटो, उन्हें एडिटेड फोटो चाहिए, लेकिन एडिटिंग नहीं आती है। तो उन लोगों के लिए आई थिंक सैमसंग एक बढ़िया चॉइस होने वाला है। फोटो क्लिक करो, डायरेक्ट सोशल मीडिया पे डालो। और सबसे बड़ा एग्जांपल ये वाली फोटो है जो पोर्ट्रेट मोड हमने 1x में क्लिक करा है। यहां पर भाई अलग ही सैमसंग ने चकाचौंध दिखा दी है। हालांकि यहां पर आप AI से भी एडिट कर सकते हो फोन के अंदर ही, तो उसके बाद और भी ज्यादा वाइब्रेंट कलर हो जाएंगे। लेकिन मेरे लिए आई थिंक इनफ कलर है और काफी खूबसूरत फोटो निकाल के दी है। बाकी पोर्ट्रेट मोड 1x के अंदर दोनों का बढ़िया परफॉर्म करता है। अगर आप थोड़ी रंग बिरंगी लाइट के अंदर नाइट में फोटो क्लिक करना पसंद करते हो तो वहां पर भी मेरे को लगता है सैमसंग आपको थोड़े वाइब्रेंट कलर ऑफर करता है और आईफोन थोड़े से बैलेंस कलर ऑफर करता है। तो ये आपकी चॉइस होने वाला है। बाकी लो लाइट के अंदर जो 1x की परफॉर्मेंस है वो सैमसंग की ज्यादा अच्छी है। यहाँ पर डिटेल्स भी सैमसंग के पास ज्यादा अच्छी मिलती हैं। हालांकि इन्होंने जो डिटेल्स है उसे AI से भी बूस्ट करा है, एनहेंस करी है, जिसके बाद थोड़ी सी ओवर शार्पनिंग भी लगती है फोटो। बाकी हमने टेलीफोटो यूज करके भी लो लाइट में फोटो क्लिक करी और यहाँ पर आईफोन ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखा। बाकी यहाँ पर 2x में हमने दोनों से फोटो क्लिक करी एंड 2x के अंदर हमने देखा, मतलब बेसिकली टेलीफोटो जहां पर आ जाता है ना, वहां पर मेरे को आईफोन थोड़ा बेटर लगा। रीजन है, एक तो लाइट कंट्रोल ज्यादा अच्छा है, ऊपर से स्किन टोन भी काफी अच्छा निकाल के देता है। देखो सैमसंग में क्या है ना, मेरे जो स्वेटर वाला एरिया है वहां पर लाइट कुछ ज्यादा ही दिखा दी है और इस वजह से जब आप इंडोर फोटो क्लिक करते हो सैमसंग थोड़ा सा गोरा करने पर फोकस कर रहा है और आईफोन काफी ज्यादा अच्छे डिटेल्स, यहां तक कि अगर एज डिटेक्शन भी देखोगे तो आईफोन के पास ज्यादा अच्छा है। और 5x दोनों के पास मिलता है इस बार। और 5x में अगेन मेरे को पर्सनली, देखो अगर आपको थोड़ा गोरा होना पसंद है तो सैमसंग अच्छा लग सकता है, लेकिन यहां पर कंसिस्टेंसी की बात करें तो आईफोन थोड़ा बेटर परफॉर्म करता है। और यहां पर आप खुद भी देख सकते हो ये वाला पार्ट जो हेयर का भाई सैमसंग ने नहीं दिखाया, लेकिन आईफोन ने काफी अच्छे से दिखाया है और इंडोर भी शार्पनेस वगैरह अच्छी थी। तो पोर्ट्रेट टेलीफोटो के मामले में मेरी पिक अभी भी रहेगी भाई ये, लेकिन अगर आपको खूबसूरत फोटोज चाहिए तो ये वाली पिक है। लेकिन भाई एप्पल एक जगह पीछे है और वो है अभी भी चांद तारों की फोटो नहीं क्लिक करता। मतलब ऐसे क्लिक करिए जैसे मैंने बल्ब की फोटो क्लिक कर दी और सैमसंग ने बहुत अच्छी तरीके से चांद दिखाया है। बाकी अल्ट्रा वाइड में भी सैमसंग ज्यादा अच्छा था, इसने HDR अच्छे से कंट्रोल करा है और जो फोटो है वो भी ऐसे डार्क डार्क सी नहीं है जैसे कि एप्पल की निकल कर आई है। तो अल्ट्रा वाइड में यहाँ पर सैमसंग अच्छा निकल कर आता है। बाकी यहाँ पर रेयर कैमरे की वीडियो की बात करी जाए तो अगर आपको वाइब्रेंट कलर पसंद है तो सैमसंग आपकी चॉइस
होने वाला है, लेकिन अगर आपको बैलेंस वीडियो चाहिए, स्किन टोन बैलेंस चाहिए, तो यहाँ पर मेरे को पर्सनली सैमसंग अच्छा लगा, क्योंकि इसने स्किन टोन के साथ साथ डेप्थ भी अच्छी दिखाई है। और जब बैकग्राउंड में लाइट आती है तो वहां पर सैमसंग थोड़ा सा हेजी कर देता है वीडियो को, और एप्पल वैसी नहीं करता, एप्पल काफी अच्छे से कंट्रोल करके रखता है। बाकी पोर्ट्रेट वीडियो मोड मैंने रिकॉर्ड करा 30 FPS पे करा था दोनों के अंदर ही, लेकिन सैमसंग के अंदर थोड़ी सी जिटरिंग मेरे को देखने के लिए मिली है। हालांकि स्किन टोन वगैरह दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर था। और 5x में भी हमने हैंड हेल्ड वीडियो रिकॉर्ड करी है सेम पोजीशन से। यहां पर मैंने देखा कि स्टेबलाइजेशन दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर थी, लेकिन एप्पल के पास जो बैकग्राउंड में डेप्थ थी वो थोड़ी बेटर मिली थी सैमसंग से। तो भाई हर जगह तो एप्पल बढ़िया बता रहा है, तो वीडियो रिकॉर्डिंग में तो सैमसंग का है। देखो सैमसंग है इंडोर वीडियो रिकॉर्डिंग में, जब आप इंडोर वीडियो रिकॉर्ड करोगे ना फुल सेटिंग्स में, तो वहां पर सैमसंग ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है एप्पल से। यहां तक कि अगर आप लो लाइट में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, वहां पर भी सैमसंग बेटर परफॉर्म करता है आईफोन के कंपैरिजन में। तो ऑल ओवर कंक्लूजन दूं, अगर आपको सुंदर फोटोज चाहिए तो मेरे हिसाब से सैमसंग काफी अच्छी चॉइस होने वाली है, और इंडोर वीडियो रिकॉर्ड करनी है उसके लिए भी। लेकिन अगर आपको ज्यादातर आउटडोर वीडियो रिकॉर्ड करनी है, फ्रंट कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करनी है, और पोर्ट्रेट फोटो चाहिए, वो भी भाई DSLR लेवल की, इन दोनों फोनों के बीच में, तो मैं कहूंगा वहां पर आईफोन बढ़िया परफॉर्म करता है। तो दोनों के पास 50-50 है कैमरे के अंदर, तो वो आपको चूज करना होगा कि आपको क्या चाहिए। बाकी अब बैटरी की बात करी जाए तो दोनों में डिफरेंस है भाई ऑन पेपर्स। एप्पल के अंदर 4441 mAh की बैटरी है, और सैमसंग के पास 5000 mAh का बैटरी है। अब जैसे कि प्रोसेसर भी जो है एप्पल का कम बैटरी कंज्यूम करता है, तो यहां पर भाई आपको सीधा सा बता दिया जाए, अगर आप दोनों फोनों को हैवी यूज भी करते हो, जैसे कि अभी हमने काफी सारे टेस्ट रन कराए थे, दोनों को 100% चार्ज करने के बाद टेस्ट करना स्टार्ट करा था, और एंड होते होते करीब 6% का डिफरेंस था दोनों में। तो ये चीज कही जा सकती है, अगर आप दोनों को हैवी टास्क में भी यूज करते हो सेम, तो आपको करीब करीब 10 से 15% का डिफरेंस मिलेगा, जो कि 30 मिनट के एसओटी के बराबर है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर 30 मिनट आईफोन ज्यादा चलेगा सैमसंग कंपैरिजन में। बट मैं जैसे कि दोनों फोनों को यूज करता हूं नॉर्मल टू हैवी यूज में, तो मेरे हिसाब से भाई दोनों काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एक दिन का बैटरी बैकअप दोनों निकाल देते हैं। इसके अलावा भाई सैमसंग के पास एडवांटेज जो है वो है 45 वोट की फास्ट चार्जिंग के साथ आता है, 15 वोट की वायरलेस चार्जिंग है, और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग आपको 4.5 वोट की मिलती है। मतलब इसके ऊपर ईयरफोन रख के फोन रख के चार्ज कर सकते हो, और एक्चुअली इमरजेंसी केसेस में मेरे को यूजफुल लगा है। मैंने इससे आईफोन चार्ज करा है, हालांकि बहुत स्लो चार्ज होता है, लेकिन इमरजेंसी केसेस में काफी ठीक है, मतलब काम आ जाता है। ये चार्ज होता है 25 वोट से, मैक्सिमम 15 वोट की वायरलेस चार्जिंग मिलती है, और 4.5 वोट की वायर्ड चार्जिंग। मतलब अगर आपके फोन में टाइप सी है तो आप इसे चार्जिंग ले भी सकते हो और इसे दे भी सकते हो। तो ओपिनियन टाइम यहां पर देखो, मेरे को पता है वीडियो काफी लंबी हो गई है, लेकिन हमने काफी सारी चीजें बताने की कोशिश करी है। बाकी अगर कुछ रह गया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब यहां पर पहले क्या होता था, आईफोन का प्राइस तो ज्यादा होता था, उसी के साथ फीचर और भाई हमें कैमरा परफॉर्मेंस भी तगड़ी मिलती थी। लेकिन अभी क्या है, सैमसंग ने लास्ट टाइम उस गैप को काफी कम करा, प्राइस के हिसाब से भी और वैसे भी। और इस बार तो मेरे को लगता है कि आईफोन से ज्यादा वैल्यू फॉर मनी सैमसंग है, क्योंकि हमने देखा परफॉर्मेंस में ऑलरेडी ये एप्पल को बीट कर ही चुका है। कैमरास में दोनों 50-50 है, डिस्प्ले में ये ज्यादा सॉलिड है, बैक से अगर फोन गिरता भी है तो टूटेगा भी नहीं है। और इसका प्राइस जो कि सबसे बड़ा मेन फैक्टर है, मतलब 1,18,000 के आसपास का डिस्काउंट के बाद ये पड़ जाता है, और इसमें तो 4-5 हजार ही कम होते हैं, तो इसे मान लेते हैं 1,55,000 रुपए का। तो मेरे हिसाब से सैमसंग ने काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी फोन लॉन्च करा है, और ये वर्थ है बाय करना दोनों ही फोन के बीच में। काफी क्लियर ओपिनियन है, मुझे पता है तुम लोग फिर से नाराज होने वाले हैं, सैमसंग वाले ने कितने में खरीदा, पहले एप्पल वाले बोलते थे, पर ठीक है, अब जो है वो हमने आपको बता दिया। बाकी आप बताना आप दोनों में से कौन सा फोन बाय करना पसंद करोगे। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना। मेरा नाम है पीयूष, तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आ गया वो करें। टू वॉच योर हार्ट विल स्टे इन विद दैट एंड बॉक्स गाइस, बाय।